हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग ARO एग्ज़ाम के लिए आरओ में पूछे गए जितने भी PYQ हैं सब्जेक्ट वाइज उन सभी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी तथा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सभी PYQ 2001 से लेके 2021 तक जितने भी पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया है। और इसी सीरीज़ में आज हम लोग इकोनॉमी के सभी PYQ को डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। महिला समृद्धि योजना कब आई थी? 1993 में। करेक्ट है। महिला स्वशक्ति योजना ये आई थी 1998 में, तथा महिला साम्राज्य योजना ये आई थी 1989 में। लेकिन यदि हम बात करें राष्ट्रीय पोषाहार मिशन की तो ये 2003 में नहीं, ये आया था 2001 में। तो इसका ऑप्शन डी सही नहीं है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं हैं और उनसे जुड़े प्रमुख मॉडल हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना ये थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये थी महालनोबिस मॉडल पर आधारित, तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये थी एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित, और फोर्थ पंचवर्षीय योजना ये थी अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित। तो इसमें हो जाएगा 2413, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र। तो भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट है, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है उसे जाना जाता है, तो उसे लघु कृषक के रूप में जाना जाता है। यदि हम भारत में प्रमुख कृषक श्रेणियों की बात करें तो इसमें आता है सीमांत कृषक, जिसमें आता है 1 हेक्टेयर से कम वाले जोत, और लघु कृषक में आते हैं 1 to 2 हेक्टेयर, तथा अर्ध मध्यम कृषक के अंतर्गत आता है 2 to 4 हेक्टेयर, और मध्यम कृषक में आते हैं 4 to 10 हेक्टेयर, और बड़े या बृहद कृषकों के अंतर्गत आते हैं 10 हेक्टेयर या फिर इससे अधिक वाले। नेक्स्ट है, भारत में किन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें माइक्रो इंटरप्राइजेस मतलब कि सूक्ष्म उद्यम के नाम से जाना जाता है। तो भारत में 3 प्रकार के उद्यम है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। तो सूक्ष्म में आएगा 1 करोड़ रुपए तक का विनियोग तथा 5 करोड़ टर्न ओवर, और लघु के अंतर्गत आता 1 से 10 करोड़ तक, लेकिन वार्षिक टर्न ओवर आता है 5 to 50 करोड़ रुपए। और मध्यम की बात करें तो इसमें आता है 10 करोड़ से लेके 50 करोड़, और वार्षिक टर्नओवर ये आता है 50 to 250 करोड़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कंपनी एक्ट कब आया था? 2013 में। भारतीय संविदा एक्ट ये आया था 1897 में नहीं, ये 1870 में नहीं, ये आया था 1872 में। तो इसका ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। यदि बात करें पार्टनरशिप एक्ट की तो ये आया था 1932 में, और सेल्स ऑफ गुड एक्ट ये आया था 1930 में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें यदि हम बात करें डॉक्टर सी रंगराजन की, तो ये गवर्नर रहे हैं कब से कब तक? तो ये रहे हैं 1992 से लेके 97 तक। यदि बात करें डॉक्टर IG पटेल की, तो ये रहे हैं 1977 से लेके 1982 तक। और डॉक्टर D सुब्बाराव की बात करें तो इनका कार्यकाल रहा है 2008 से लेके 2013 तक। और यदि बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो इनका कार्यकाल रहा है 1982 से लेके 85 तक। तो इसमें हो जाएगा 2413, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अब हम लोग 2016 के RO मेंस के इकोनॉमी के सभी PYQ को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसी अर्थव्यवस्था है? तो ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? तो ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। और यदि हम बात करें मिश्रित अर्थव्यवस्था में, तो इसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का ही योगदान होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित सकल आय की परिभाषा के अंतर्गत आता है? तो इसमें आता है इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड आता है, तथा फॉरेक्स गेन भी आता है। तो इसमें हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों सही है ये। तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, इसका हेडक्वार्टर पूछा है, तो ये है लखनऊ में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1990 में। नेक्स्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पूछा है, तो मौद्रिक नीति क्या होती है? तो ये प्रभावी मांग को नियंत्रित करने के लिए प्रत्यक्ष उपाय है मॉनेटरी पॉलिसी।
तो मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा बनाई व जारी की जाती है। याद रखिएगा, पूछा जाता है मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है? आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसका उद्देश्य होता है कि प्रभावी मांग को प्रत्यक्षता नियंत्रित करना। और यह नीति प्रति 2 माह पर आरबीआई द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है। तो जो मुद्रास्फीति है ये क्रेडिटर्स के लिए लाभकारी होता है। यदि हम बात करें मुद्रास्फीति की, तो यह अर्थव्यवस्था की वह स्थिति होती है जो जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। तो जब मुद्रास्फीति होती है तो उसमें क्या होता है? उसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और ऐसी स्थिति में क्या होता है? जो ऋणदाता होता है उसको घाटा होता है, लेकिन जो ऋण प्राप्तकर्ता होता है मतलब लेनदार उसको फायदा होता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कोष के ऋणों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि बात करें आईएमएफ की, मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसकी स्थापना होती है 1945 में और इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण का मुख्य उद्देश्य होता है भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करना। अब हम लोग 2016 के आरओ के री एग्ज़ाम के इकोनॉमी के सभी पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है ग्रीन बॉन्ड से संबंधित है। तो ग्रीन बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं बताना है? तो जो हरित बॉन्ड होते हैं ये निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है। तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हरित बॉन्ड का निवेश केवल और केवल क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट में ही किया जाता है। और हरित बॉन्डों को सबसे पहले 2007 में यूरोपियन निवेश कोष ने जारी किया था, ये भी सही है। जो हरित बॉन्ड होते हैं ये वित्तीय बाजार नवाचार हैं, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि हरित बॉन्ड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही नहीं है। नेक्स्ट है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही बताना है? यह भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है, करेक्ट है। और यह 5 लाख रुपए की जमा इसके द्वारा बीमित होती है। तो इसका पहला और दूसरा दोनों सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रमुख बैंक है और उससे रिलेटेड प्रकार है, मतलब कि कौन सा बैंक कौन से प्रकार का है। पहला बात करें इंडियन बैंक की, तो ये है एक सार्वजनिक सेक्टर का बैंक। और आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो ये एक निजी सेक्टर का बैंक है। तथा सिटी बैंक ये एक विदेशी मतलब फॉरेन बैंक है। और सारस्वत बैंक ये एक सहकारी बैंक है। तो इसमें हो जाएगा 4312, मतलब ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। तो आरबीआई क्या करता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए? बैंक दर में वृद्धि करता है, बिल्कुल करेक्ट है। और ये इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो मतलब कि नगद आरक्षित अनुपात में भी वृद्धि करता है। और जो सामूहिक तरलता अनुपात होता है इसमें भी वृद्धि करता है। लेकिन आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय नहीं करता है। तो इसलिए हो जाएगा इसका 1, 2 and 3, मतलब ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है कथन दिया है और उससे रिलेटेड कारण है। कथन क्या कहता है कि जब देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं सेवा स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। और यदि कारण की बात करें तो कारण ये कहता है कि चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तुओं सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है। कारण सही नहीं है, कथन सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। नेक्स्ट है डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब कि एमएसपी एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ब्लू बॉक्स सब्सिडी कहते हैं। तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम लोग 2017 के आरओ मेंस के इकोनॉमी के सभी पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि लाभ मात्रा अनुपात में सुधार किसके द्वारा किया जा सकता है? तो बिक्री कीमत में वृद्धि करके, बिक्री मिश्रण को बदल करके और परिवर्तनशील लागत को कम करके। तो इसमें इन तीनों के ही द्वारा लाभ मात्रा अनुपात में सुधार किया जा सकता है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जा सकता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए परिवहन के साधनों की कमी। क्या किसी के पास परिवहन के साधनों की कमी है इसलिए वो गरीब है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है परिवहन संचार वाणिज्य, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट है आयात कर। तो आयात कर क्या करता है, ये व्यापार की मात्रा को घटा देता है। और यदि हम बात करें आयात की, तो आयात क्या होता है, तो किसी भी तरह के उत्पादों या सेवाओं को बाहर के किसी देश से खरीदने को इम्पोर्ट मतलब कि आयात कहा जाता है। लेकिन यदि हम अपने भारत के किसी भी उत्पाद या सेवा को बेचेंगे तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा निर्यात मतलब कि एक्सपोर्ट करना। और यदि हम आयात करते हैं तो ये व्यापार की मात्रा को घटा देता है। नेक्स्ट है भारतीय रुपए को चालू खाता में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1994 में। नेक्स्ट है जीएसटी किस तरह का कर है, तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कब लागू किया गया था, तो ये 2017 में। नेक्स्ट है मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन होता है, तो ये होता है आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1949 में। तो ये दोनों क्वेश्चन आए हैं, इसलिए इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है उरुग्वे दौर किसी से संबंधित है, तो ये WTO और गेट दोनों से संबंधित है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि हम बात करें उरुग्वे दौर की, तो गेट के द्वारा उरुग्वे दौर 1989-93 में विश्व व्यापार संगठन को जन्म दिया गया था, और 15 अप्रैल 1994 को 123 देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने मराकेश में उरुग्वे दौर कब 1996-1994 में एक्ट पर अपने हस्ताक्षर किए थे, और इसी के साथ ही विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की जाती है। और इसी के साथ ही 1948 में स्थापित गेट इसका स्थान ले लेता है WTO कब, 1 जनवरी 1995 को। नेक्स्ट है शुद्ध निर्यात किसके बराबर होता है, तो ये निर्यात माइनस आयात के बराबर होता है। तो शुद्ध निर्यात मूल्य क्या होता है, यह वह मूल्य होता है जो किसी देश के कुल निर्यात में से कुल आयात के मूल्य को घटा देने पर हमें प्राप्त होता है शुद्ध निर्यात मूल्य, और यह पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। तो इसलिए शुद्ध निर्यात इज इक्वल टू कुल निर्यात माइनस कुल आयात। अब हम लोग 2017 के ROP के इकोनॉमी के सभी PYQ को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है उत्पाद कीमत सूचकांक ये मापता है, तो ये उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो इसमें हो जाएगा अब पश्चिम बंगाल। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब था इसमें पंजाब, लेकिन अभी 2023 में ये हो गया है पश्चिम बंगाल, तो इसलिए इसका हो जाएगा अब ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख फसल है और सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। चाय का किया जाता है कहाँ पे, असम में। गन्ने का होता है यूपी में, और रबर का होता है केरल में। तो इसमें होगा, तो इसमें हो जाएगा 4 3 2 1, मतलब ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है, मतलब कि सहभागी नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी इफको। नेफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और MMTC ये कृषि उत्पादों के प्रमुख निर्यातक संस्थाएं हैं, तो इन तीनों को याद रखिएगा, नेफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और MMTC। इफको की बात करें तो ये इफको ये रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन व निर्यात से संबंधित संस्था है। साथ ही MMTC क्या है, तो ये खनिज और धातु व्यापार कॉरपोरेशन है, और इसकी स्थापना की गई थी 1963 में, और यह भारत की प्रथम ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संस्था है जिसे सुपरस्टार ट्रेडिंग हाउस का दर्जा प्रदान किया गया है, और यह पहला ऐसा सार्वजनिक उपक्रम है जिसे निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान के लिए गोल्डन सुपरस्टार ट्रेडिंग हाउस का भी दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए दलाल। अब हम लोग 2016 के ROP के सभी इकोनॉमी के PYQ को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख योजनाएं हैं और उनसे जुड़े वर्ष हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखिएगा। जिसमें पहला है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये कब लाई गई थी, तो ये लाई गई थी 1999 में। और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, तो ये लाई गई थी 1997 में। और जवाहर रोजगार योजना, तो ये लाई गई थी 1989 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तो ये लाया गया था 2005 में। तो इसमें से सबसे पहले कौन लाया गया था, तो ये लाई गई थी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जो कि 1989 में लाई गई थी। इसमें हो जाएगा 3 1 2 4, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। यदि हम बात करें 8वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की, तो ये रहा है 1992 से लेकर 1997 तक।
तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक रही है और यह सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को प्राथमिकता प्रदान की गई थी। तो यदि क्वेश्चन में है कि मानव विकास को प्राथमिकता प्रदान की गई किस पंचवर्षीय योजना में, तो ये थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। यदि बात करें 5वीं पंचवर्षीय योजना की, तो इसमें गरीबी उन्मूलन की बात कही गई थी। और 6ठी पंचवर्षीय योजना थी, ये गरीबी निवारण और रोजगार सृजन से संबंधित थी। और यदि बात करें 7वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम, उत्पादकता को प्राथमिकता दी गई थी। तो ये सभी पंचवर्षीय योजनाओं को याद रखिएगा। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या फिर वित्त के प्रभावी राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। और जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति का निर्धारण करेगी। तो इसका दूसरा भी सही है, क्योंकि जो जीएसटी परिषद होती है ये जो भी कर दर से छूट वाली वस्तुएं होती हैं उनका निर्धारण करती है और नई कर नीति का भी निर्धारण करती है। नेक्स्ट है कि राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प होगा यदि वे ऐसा चाहें। तो इसका तीसरा सही नहीं है, पहला और दूसरा सही है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या फिर वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। और इस परिषद के द्वारा कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय भी किया जाएगा और राज्यों के पास वैट उगाही का विकल्प नहीं होता है। तो इसीलिए ऑप्शन 3 सही नहीं होगा। साथ ही 101 अमेंडमेंट एक्ट के तहत संविधान में आर्टिकल 279A जोड़कर जीएसटी का प्रावधान किया गया है। तो ये अमेंडमेंट और ये आर्टिकल याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। तो इसमें हो जाएगा यूपी। और अगर नए आंकड़ों की बात करें तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भी यूपी ही गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के अवरोही क्रम की बात करें तो इसमें हो जाएगा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, सेकंड पर है पंजाब एंड थर्ड पर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला है कि केसीसी योजना कब 2001 में शुरू की गई थी। तो ये सही नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत की गई थी 1998 में और यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। तो इसका दूसरा सही है, पहला सही नहीं है, इसलिए इसमें हो जाएगा ओनली 2, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है नाबार्ड के संबंध में है। तो नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाबार्ड ये संसद के एक्ट के द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित किया गया था। बिल्कुल करेक्ट है। नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। दूसरा कथन कहता है कि यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है। तो केवल कृषि बिल्कुल गलत है, तो इसका है ओनली 1, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। बात करें नाबार्ड की, तो ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है और इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। और इसके द्वारा कृषि शाखा के अतिरिक्त अन्य संस्थागत डेवलपमेंट, कृषि, गैर कृषि क्षेत्र, वित्तीय समावेशन आदि के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में भी कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है और इसे नियंत्रित भी करता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब पारित किया गया था। तो बात करता है एमएसएमई एक्ट की। तो ये हुआ था 2006 में। नेक्स्ट है लघु निर्माणी उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो इसमें 25 लाख रुपए से ऊपर, लेकिन 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं कहाँ पे। तो ये सदस्यों के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है सुमेलित करने को है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कैपिटल, जिसमें पहला है कैपिटल गेन टैक्स, तो ये संबंधित है संपत्ति विक्रय से। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ये संबंधित है फैक्ट्री निर्मित वस्तुओं से। कस्टम ड्यूटी तो ये संबंधित है आयात से। और कॉर्पोरेट टैक्स ये संबंधित है आय से। तो इसमें हो जाएगा 4, 2, 3, 1, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है सेबी एक्ट कब पारित हुआ था। तो ये हुआ था 1992 में। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके पहले भी ये पूछा जा चुका है। तो यदि बात करें सेबी की, तो ये भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है और भारत में प्रतिभूति और वित्त का विनियामक बोर्ड भी है। इसकी स्थापना की जाती है 12 अप्रैल 1988 को। सेबी एक्ट 1992 के अंतर्गत वैधानिक मान्यता इसे दी जाती है 30 जनवरी 1992 को और इसका हेडक्वार्टर तो ये है मुंबई में। अब हम लोग 2014 के आरओ के सभी पीवाईक्यू को, इकोनॉमी के पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लाई गई थी। तो हम लोग पीछे भी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन आया था 2016 में। तो ये इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए 1998, 1999 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी 2 दाल वाली तिलहनी फसल है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी मूंगफली।
नेक्स्ट है पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय केला अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो यह है त्रिची में। त्रिची कहाँ पे है, तो यह है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रांत में दलहन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो ये हो जाएगा एमपी में। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक कौन सा है, तो यह है नाबार्ड। इस क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि भारत को विश्व के व्यापार का मुख्य खिलाड़ी बनाना वर्ष है, तो ये था 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पेटेंट कानून लागू हुआ था कब, तो ये हुआ था 1972 में। तो विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते के अनुपालन करने के लिए 1970 का पेटेंट अधिनियम भारत में 20 अप्रैल 1972 से लागू हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज, ये नीति कब घोषित की गई थी, तो ये की गई थी अप्रैल 2000 में। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है, तो बेसिकली इसका हेड क्वार्टर पूछा है, तो ये है जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 को। इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके वर्तमान महानिदेशक है तो रॉबर्टो अजीवेडो जो कि ब्राज़ील के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट से रिलेटेड था 2014 में, जो कि आज के लिए 2023 के आरओ के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है भारत से निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मतलब कि कमोडिटी का निर्यात अधिकतम होता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी अभियांत्रिकी माल। अब हम लोग 2014 के आरओ प्री के इकोनॉमी के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी वीपी सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है 2011 में सूक्ष्म एवं वित्त संस्थाएं मतलब कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए थे, तो ये किए गए थे मालेगांव समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट है प्रतिछाया बैंकिंग क्या है, तो यह एनबीएफसीएस मतलब कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न कराना ही प्रतिछाया बैंकिंग है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, तो इसमें विक्रय ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी तथा कस्टम ड्यूटी ये सभी इनडायरेक्ट कर हैं, लेकिन इसमें संपदा कर ये एक डायरेक्ट टैक्स है मतलब कि प्रत्यक्ष कर है। यदि हम बात करें प्रत्यक्ष कर की, तो इसमें आता है आयकर, निगम कर, व्यय कर, संपदा कर, पूंजी लाभ कर तथा लाभांश कर और ब्याज कर, उपहार कर, ये सभी क्या हैं, ये सभी डायरेक्ट टैक्स हैं। और यदि बात करें अप्रत्यक्ष कर की, तो इसमें आता है विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी तथा सीमा शुल्क। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेचुटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है, तो ये है 10 लाख रुपए, लेकिन अब इसे बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे कि दिया गया है AFZPK 7190 के। इसमें पी क्या दर्शाता है, तो पी स्टैंड फॉर इसमें व्यक्तिगत मतलब कि पर्सनल। अब हम लोग 2013 के आरओ मेंस के इकोनॉमी के सभी PYQ को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन कहता है कि शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं, करेक्ट है। यदि कारण की बात करें तो इसका कारण ये कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है, कारण सही है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब कि ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है, तो ये घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भारत में गरीबी रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये योजना आयोग के द्वारा, जो कि अब नीति आयोग हो गया है। इसके द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन मतलब कि NSSO द्वारा संग्रहित परिवार आधारित उपभोग व्यय के आंकड़ों पर के आधार पर किया जाता है। तो किसके द्वारा, अब हो गया है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन मतलब कि वाटर सेस एक्ट कब लागू किया गया था, तो ये किया गया था 1977 में। नेक्स्ट है कि विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान पूछा है, तो इसमें हो जाएगा सेकंड स्थान पर है। तो भारत चाइना के बाद दूसरे स्थान पर है सीमेंट उत्पादन करने में, तो चाइना है फर्स्ट पर और इंडिया है सेकंड पर, और ये हाल ही के आंकड़ों के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है मूंगफली मुख्य फसल है, तो ये गैम्बिया की मुख्य फसल है, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अकॉर्डिंग भारत में मूंगफली का उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है, तो यह है गुजरात फर्स्ट पर, सेकंड पर राजस्थान एंड थर्ड पर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं, तो ये हैं 20 क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है, और इसका नाम चेंज करके नीति आयोग किया गया था कब, 2015 में।
यदि बात करें वित्त आयोग की, तो इसकी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है, इसलिए ये संवैधानिक निकाय है और इसकी व्यवस्था की गई है आर्टिकल 280 में। लोक सेवा आयोग की तो ये है 315 में, और निर्वाचन आयोग मतलब कि चुनाव आयोग तो ये है 324 में। अब हम लोग 2013 के RO प्री के इकोनॉमी के सभी PYQ को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है। तो इसमें हो जाएगा राष्ट्र की आय की, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन है राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है। तो निम्न आय, निरक्षरता तथा बैंक शाखाओं का अभाव, ये सभी वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में बाधक हैं। नेक्स्ट है विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। तो ये व्यक्ति और राज्य दोनों की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट है भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है। तो ये परिवार का उपभोग व्यय। नेक्स्ट है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुपात के लिए मानक निर्धारित करने के लिए भारत समिति ने एक समिति गठित की थी। इनमें से इस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे सुरेश तेंदुलकर। नेक्स्ट है तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का निम्न में से कौन सा अनुपात आकलित किया था। तो ये क्या था 37.2, लेकिन यदि हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में है 22%। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष 2012 तक गरीबी अनुपात को कितने प्रतिशत घटाने का लक्ष्य था। तो ये था 10%। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब थी। तो ये थी 2007 से लेकर 12 तक। नेक्स्ट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विचार सही है। इसका प्रमुख उद्देश्य था सब्सिडाइज्ड कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना, बिल्कुल करेक्ट है। और यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया गया था, ये भी सही है। जो खाद्य सब्सिडी है यह राज्य सरकारों के द्वारा दी जाती है, बिल्कुल गलत है। खाद्य सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो इसका हो जाएगा 1 और 2, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक भारत में 2009-10 में स्वास्थ्य पर लोक व्यय GDP के प्रतिशत के रूप में था। तो ये था 1.9%, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट हमें एक फैक्ट ये याद रखना है कि भारत सरकार के द्वारा 2025 तक स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च को बढ़ाकर GDP का 2.5% करने के लिए प्रतिबद्ध है। और प्रेजेंट टाइम में स्वास्थ्य क्षेत्र पर देश का खर्च GDP कितना है। तो ये है 1.15%। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है। तो स्कूल मैनेजमेंट करता है, बिल्कुल करेक्ट है। पंचायती राज व्यवस्था ये भी करता है, स्वयं सेवा समूह ये भी करता है, लेकिन इसमें ठेकेदार का कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मध्याह्न भोजन योजना मतलब MDM की बात करता है। तो MDM की शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1995 को, और मध्याह्न योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित करने में स्कूल मैनेजमेंट, पंचायती राज संस्था और स्वयं सेवा समूह की भागीदारी रहती है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो सर्व शिक्षा अभियान कब आया था। तो यह आया था 2001 में। साक्षर भारत मिशन यह आया था 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था। यह आया था 1987 में। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन तो यह आया था 1988 में। तो इसमें हो जाएगा 3, 4, 1, 2, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें सामाजिक वानिकी नहीं आती है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम इसकी शुरुआत होती है पंचवर्षीय योजना 1974-79 के अंतर्गत, और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत होती है। और इसके अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति, प्राथमिक शिक्षा, नगरों की मलन बस्तियों का सुधार इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो ये शुरू की गई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसका टाइम क्या होता है। ये होता है 2007 से लेके, इसका टाइम पीरियड होता है 2002 से लेके 2007 तक। नेक्स्ट है आम आदमी बीमा योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो ये की गई थी 2 अक्टूबर 2007 को। नेक्स्ट है 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में कहाँ शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था पश्चिम बंगाल में, फोर्ट ग्लोस्टर में। और विश्व की सर्वप्रथम कॉटन टेक्सटाइल प्लांट की शुरुआत की गई थी ग्रेट ब्रिटेन के मैनचेस्टर में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन 1 जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति के अध्यक्ष थे। तो ये थे सी रंगराजन। नेक्स्ट है भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है। तो यह है सूरत में, और इसकी स्थापना की जाती है 1978 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर।
फुटलूज उद्योग क्या होते हैं? ये ऐसे उद्योग होते हैं जो परिवहन या संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकते हैं और ऐसे अधिकतर उद्योग कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं तथा इन्हें कच्चे माल के स्रोत के समीप लगाने की अनिवार्यता भी नहीं होती है। अब हम लोग 2010 के आरओ मेंस के इकोनॉमी के सभी पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, बताना है। तो बात करें वैश्वीकरण की, तो इसने भारत में छोटे उद्यमियों में आशावाद का एक बोध पैदा किया है, तो ये सही नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। और बात करें वैश्वीकरण की, तो इसने भारत में छोटे उद्यमियों में आशावाद के बोध के बजाय उनके अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न किया है। क्यों? क्योंकि पूंजी के केंद्रीकरण से जो बड़ी कंपनियां हैं, इनके समक्ष प्रतिस्पर्धा में खड़ा रहना कठिन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो इसमें आईआरडीपी मतलब कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्राइसेम और एनआरईपी, ये तीनों ही थे, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि पहला बात करें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की, तो इसकी शुरुआत की जाती है 1978 में और 1 अप्रैल 1999 को इस योजना को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया। नेक्स्ट है, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सहायक घटक के कार्यक्रम के रूप में ग्रामीण युवा स्वरोजगार कार्यक्रम मतलब कि ट्राइसेम की शुरुआत की जाती है 15 अगस्त 1979 को और एनआरईपी मतलब कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, तो इसकी शुरुआत की जाती है 1980 को। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, तो ये की गई थी 1948 को। स्वतंत्र भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा सबसे पहले उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 1948 में की जाती है। नेक्स्ट है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो ये की गई थी कर्नाटक में। अब हम लोग 2010 के इकोनॉमी के आरओ प्री के सभी पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है स्वाधार योजना से। तो स्वाधार योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। यदि बात करें स्वाधार योजना की, तो ये भारत सरकार के महिला बाल विकास विभाग के द्वारा कब 2001-2 में शुरू की गई थी स्वाधार योजना, और इसका उद्देश्य था कि कठिन परिस्थितियों में जो रह रही महिलाएं हैं उनकी सहायता करने के लिए, जैसे कि विधवा महिलाएं, आतंकवादी गतिविधियों की शिकार महिलाएं व यौन उत्पीड़न से संबंधित महिलाओं की सरकारी सहायता प्रदान की जाए, इसलिए शुरू की जाती है स्वाधार योजना। नेक्स्ट है, भारत में संकार्य मतलब कि चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है कहाँ पे? तो ये है राजस्थान में। नेक्स्ट है, वर्ष 2007-8 में निम्नलिखित देशों में से किस एक देश का भारतीय आयात में सर्वाधिक हिस्सा था? तो 7-8 में तो था चाइना का, लेकिन अभी ये सही नहीं है क्योंकि अब हो गया है इसमें यूएसए, तो इसलिए आपके अकॉर्डिंग इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए यूएसए। अब हम लोग आरओ विशेष परीक्षा 2010 के इकोनॉमी के सभी पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आर्थिक विकास ये संबंधित है संरचनात्मक परिवर्तन से। आर्थिक समृद्धि की बात करें तो ये संबंधित है सकल घरेलू उत्पाद से। और संपोषित विकास ये संबंधित है पर्यावरण से तथा जीवन की गुणवत्ता संबंधित है स्वास्थ्य से। तो इसमें हो जाएगा 4, 1, 2, 3 मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार क्या है? तो यह है उपभोग आंकड़ा। नेक्स्ट है, राजीव आवास योजना का लक्ष्य क्या था? तो ये मलिन बस्ती मुक्त भारत करना, और इसकी शुरुआत कब की जाती है? तो ये की जाती है 2009 में। नेक्स्ट है, भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की जाती है? तो ये की जाती है 1 अप्रैल 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1949 को। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो भारतीय औद्योगिक साख एवं विशेष निगम की स्थापना कब की जाती है? तो ये की जाती है 1955 को। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की जाती है 1964 को। और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम मतलब कि आईएफसीआई की स्थापना की जाती है 1948 को। और भारतीय लघु उद्योग विकास निगम मतलब कि सिडबी की स्थापना की जाती है 1990 को। तो इसमें हो जाएगा 4, 1, 2, 3 मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किसान क्रेडिट कार्ड को स्कीम से आच्छादित करता है? तो इसमें उपभोग साख एवं निवेश साख। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 1998 को। ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। नेक्स्ट है, आर्थर डंकन का संबंध नाम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गैट से। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो इसमें बाजार पहुंच, आंतरिक समर्थन तथा निर्यात प्रतियोगिता तो शामिल है, लेकिन इसमें डंपिंग रोधी व प्रतिपूरक चुंगियां शामिल नहीं है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी।
अब हम लोग ROARO 2010 के प्री के विशेष परीक्षा के सभी इकोनॉमी के PYQ को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष मतलब कि RIDF के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें ग्रामीण जलापूर्ति आएगी, ग्रामीण सड़कें आएगी, ग्रामीण विद्युतीकरण आएगा, लेकिन इसमें ग्रामीण उद्योग नहीं आएगा, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि बात करें ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम की, तो इसकी स्थापना की जाती है 1995-96 में। नेक्स्ट है JNNURM मतलब कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन निम्नलिखित में से किसमें सुधार करने से संबंधित है। तो ये शहरी अधोसंरचना से संबंधित है। तो पहले ही बात करता है ये अर्बन, तो ये संबंधित है शहरी संरचना से। तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन दिसंबर 2005 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि भारत के कुछ चुने एवं शहरों में विकास को गति प्रदान करना, और शुरू में इसे 7 वर्षों मतलब 2012 तक के लिए शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसे 2 वर्षों मतलब कि मार्च 2014 तक बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट है सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी। तो ये की गई थी J. टिनबर्गिन के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय के मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही आधार वर्ष है। तो अभी इसमें हो गया है 2017-18। नेक्स्ट है वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है। तो यह है फूलपुर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यह कृषि निर्यात का संवर्धन करना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वित्त व्यवस्था सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। क्यों? क्योंकि इसमें जितना भी खर्च होगा ये पूरी तरह से केंद्रीय सहायता स्कीम थी, मतलब कि 100% सेंट्रल फंडेड स्कीम है, और इसकी शुरुआत की जाती है 2007 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो गोस्वामी समिति संबंधित है औद्योगिक रुग्णता की समस्या पर, करेक्ट है। जानकी रमन समिति ये संबंधित है शेयर घोटाले की जांच हड़ताल पर, यह भी सही है। और मल्होत्रा समिति का गठन किया गया था बीमा क्षेत्र में सुधार करने के लिए तथा तारापुर समिति ये बैंकों में ग्राहक सेवा के लिए नहीं था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। तो यदि बात करें तारापुर समिति की, तो इसकी स्थापना की जाती है। यदि बात करें तारापुर समिति की, तो इसका गठन किया जाता है भारतीय मुद्रा का चालू खाते पर परिवर्तनीयता के लिए। नेक्स्ट है भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। तो इसमें है वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट पूछा है 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों का प्रावधान किस अवधि से संबद्ध है। तो ये करंट से था, और इसमें हो जाएगा 2010-15, जो कि आज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अभी की बात करें तो अभी 15वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है, और वित्त आयोग की स्थापना हमारे संविधान में आर्टिकल 280 के तहत है। तथा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो ये है डॉक्टर NK सिंह। साथ में 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष को भी याद रखिएगा, क्योंकि पूछ लेता है। तो ये हो जाएंगे विजय केलकर। और 15वें वित्त आयोग की सिफारिश वर्ष है 2020 से लेकर 25। नेक्स्ट है चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया था। तो ये किया गया था 1994 से। नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है। तो इसमें हो जाएगा कंबोडिया नहीं है। तो यदि बात करें सार्क की, तो ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है। इसकी स्थापना की जाती है 8 दिसंबर 1985 को ढाका में, और यह संगठन आर्थिक एवं क्षेत्रीय एकीकरण के विकास को बढ़ावा देता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो काठमांडू, नेपाल में है। और जब सार्क की स्थापना की जाती है तब इसमें 7 मेंबर होते हैं, लेकिन 3 अप्रैल 2007 को इसका 8वां मेंबर बनता है अफगानिस्तान। और अब इसमें 8 सदस्य हैं। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान, श्रीलंका, मालदीव तथा अफगानिस्तान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको ट्रिप्स समझौते में संरक्षण करने के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसमें पौधे के उत्पादन को। नेक्स्ट है डंकल का नाम निम्न में से किससे संबंधित है। ये संबंधित है गैट से। ये 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। अब हम लोग 2006 के RO के जितने भी इकोनॉमी के PYQ हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया था कब। तो ये किया था 2015 तक। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है। तो ये थी 6 to 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए। और बात करें सर्व शिक्षा अभियान की, तो ये आया था 2001 में। नेक्स्ट है योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग कर दिया गया है। तो 2015 से योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया है, और इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री।
नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी के संस्थान स्थापित किए गए थे? तो इसमें हो जाएगा 8 आईआईटी संस्थान, मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट है भारत में वाणिज्यिक बैंकों का निजीकरण कब हुआ था? तो ये हुआ है 1969 में। नेक्स्ट है निम्न करों में से कौन सा एक कर का संघ द्वारा लगाया जाता है, वसूला जाता है, लेकिन संघ तथा राज्यों दोनों में बांटा जाता है? तो इसमें हो जाएगा कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। साथ ही हम लोग ये भी याद रखेंगे कि संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार केंद्र और राज्यों में राजस्व का विभाजन किया गया है। नेक्स्ट है केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो ये होता है वित्त आयोग की सिफारिश पर। वित्त आयोग हमारे संविधान में अंडर आर्टिकल 280 के तहत व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद की स्थिति निम्न में से है? तो ये है आनंद में। आनंद कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में। नेक्स्ट है निम्न में से किस एक का मुख्यालय सही दिया गया है? तो हमें सही बताना है। तो डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? यह है जिनेवा में, बिल्कुल करेक्ट है। यदि बात करें यूएनओ की, तो यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? यह है न्यूयॉर्क में। और यदि बात करें आईएलओ की, तो आईएलओ के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है स्विट्जरलैंड में। और यदि बात करें फाओ की, तो फाओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है रोम में। रोम कहाँ है? ये है इटली की कैपिटल। अब हम लोग 2001 के आरओ के जितने भी इकोनॉमी के पीवाईक्यू हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है गोल्डन हैंड शेक का संदर्भ निम्नलिखित में से किससे है? तो गोल्डन हैंड शेक मतलब यह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना है। नेक्स्ट है पीएम की ग्राम सड़क योजना के बारे में दिया गया है। तो ये कैसी योजना है? यह उन गांवों में जो सड़क से भली भांति संबद्ध नहीं है, सामुदायिक जीवन का विकास करने के लिए लाई गई है पीएम ग्राम सड़क योजना। तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। इसकी शुरुआत कब की जाती है? तो ये की जाती है दिसंबर 2000 में। और इसका उद्देश्य होता है कि 10वीं योजना अवधि के अंत तक 500 व्यक्तियों और उससे अधिक की जनसंख्या वाली सड़कों से न जुड़ी करीब 1.6 लाख ग्रामीण बस्तियों को सड़क संपर्क प्रदान करना था। इसकी शुरुआत कब की जाती है? 2000 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कार्यक्रमों में से किसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसमें आती है IRDP, ट्राइसेम, ड्वाक्रा, लेकिन JRY नहीं आती है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 1 अप्रैल 1999 को भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के डेवलपमेंट के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लाते हैं। और इस योजना में सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सभी पूर्व कार्यक्रम जैसे कि महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम मतलब कि ड्वाक्रा, IRDP तथा ट्राइसेम को सम्मिलित कर दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे है? तो ये केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों से है। और यदि बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद की, तो इसकी स्थापना की जाती है 1950 को। इसकी स्थापना कब की जाती है पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। और राष्ट्रीय विकास परिषद ये भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मनोनीत केंद्रीय मंत्रियों और योजना आयोग मतलब कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसके मेंबर होते हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन कहता है कि सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं, तो करेक्ट है। कारण की बात करें तो कारण कहता है कि मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है, तो कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एग मार्क क्या है? तो ये गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। तो एग मार्क उत्पादों की गुणवत्ता का निर्धारण करने वाला एक मापदंड है और एग मार्क का एक्ट वर्ष कब है? तो ये 1937 से प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सहकारी कृषि। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन कहता है कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है, बिल्कुल करेक्ट है। कारण यह है कि भारत अब थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता, तो कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी करता है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, किस लिए की जाती है? तो केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों के अंश को निर्धारित करने के लिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत में तृतीय क्षेत्र में कौन से सम्मिलित हैं? क्या क्या आता है भारत में टर्सरी सेक्टर में?
तो इसमें परिवहन और व्यापार आते हैं, वित्त और वास्तविक मतलब कि स्थावर संपदा आती है, लेकिन वानिकी और मत्स्यिकी नहीं आता है। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। तो भारत की तो यदि बात करें टर्सरी सेक्टर की, जिसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, इसके अंतर्गत आता है व्यापार, परिवहन, वित्त, वास्तविक संपदा आदि, लेकिन वानिकी, मत्स्यिकी तथा कृषि ये प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह अब हम लोगों ने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट तथा इकोनॉमी के जितने भी आर ओ में PYQ पूछे गए हैं 2001 से लेकर 2021 तक, इन सभी को हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसके बाद भी हम लोग आगे जितने भी इसमें सेक्शन हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे, जैसे यूपी स्पेशल तथा डेमोग्राफी। तो यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेटर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।